हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पिछली क्लास में हम लोग एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, इनफर्टिलिटी बंध्यता और ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। पहले समझते हैं कि इनफर्टिलिटी बंध्यता क्या होता है। यदि प्रयास करने के बाद भी पति पत्नी संतान उत्पन्न करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो ऐसी स्थिति को हम कह देते हैं इनफर्टिलिटी बंध्यता, और ऐसे पति पत्नी को हम कह देते हैं इनफर्टाइल कपल या बंध्य दंपति। तो दंपति का मतलब होता है पति पत्नी। अब बात है कि कितने समय तक प्रयास करने पर संतान ना हो तो हम उसको इनफर्टिलिटी कहेंगे। तो कम से कम 2 साल, यानी कि 2 साल तक अगर प्रयास करने के बाद भी संतान नहीं हो पा रहा है तो हम ऐसी स्थिति को इनफर्टिलिटी कह देते हैं। ऐसा नहीं कि 2 महीना 4 महीना प्रयास किया गया और गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो हम उसको इनफर्टिलिटी कह देंगे, ऐसी बात नहीं है। कम से कम 2 साल तक प्रयास करने के बाद यदि संतान नहीं हो पा रहा है तब हम उस स्थिति को कहेंगे इनफर्टिलिटी। अब अपने देश में लोगों का ऐसा सोच है कि यदि पति पत्नी को संतान नहीं हो पा रहा है तो इसका दोष स्त्री को दिया जाता है। कहा जाता है कि स्त्री के शरीर में कुछ गड़बड़ी है और इसी कारण से इसको बच्चा नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता है, गड़बड़ी पुरुष के शरीर में भी हो सकती है। तो जब बंध्य का कंडीशन रहता है, बंध्यता का स्थिति रहता है, तो यहाँ पर गड़बड़ी हो सकता है कि स्त्री के शरीर में हो सकता है कि पुरुष के शरीर में हो, या फिर हो सकता है कि दोनों के शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो। तो ऐसे कंडीशन को हम बोल देंगे इनफर्टिलिटी, और ऐसे कपल को, ऐसे पति पत्नी को हम कह देते हैं इनफर्टाइल कपल। इनफर्टाइल बोलेंगे, स्टेराइल नहीं बोलेंगे। स्टेराइल का मतलब होता है कि उसको बच्चा होगा ही नहीं, और इनफर्टाइल का मतलब होता है कि अभी बच्चा नहीं हो रहा है, इलाज कराया जाएगा तो फिर बच्चा होगा। तो स्टेराइल नहीं बोलेंगे बल्कि इसको इनफर्टाइल कपल कहते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब असुरक्षित कॉपुलेशन के बाद भी दंपति यानी कि कपल को संतान नहीं हो पाता है तो उस स्थिति को बंध्यता कहते हैं, और ऐसे दंपति को बंध्य दंपति यानी इनफर्टाइल कपल कहते हैं। असुरक्षित कॉपुलेशन का मतलब है कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज नहीं किया गया। हम लोग पहले पढ़े थे ना कि जैसे कि मेल कॉन्डोम का यूज किया जाता है, तो जब कॉन्डोम का यूज कर लिया जाएगा तो हम उसको बोलेंगे सुरक्षित कॉपुलेशन, तब तो बच्चा होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर है असुरक्षित कॉपुलेशन, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज नहीं किया गया, कॉन्डोम का यूज नहीं किया गया, वह बच्चा पैदा करना चाहता है लेकिन कि उसको संतान नहीं हो पा रहा है, तो हम ऐसे स्थिति को कह देंगे इनफर्टिलिटी। फिर है, भारत में दंपतियों को बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को दिया जाता है जबकि समस्या पुरुष में भी हो सकती है। बंध्य की स्थिति में दोष यानी कि जो गड़बड़ी है वह स्त्री या पुरुष या फिर दोनों में हो सकती है। अब यहाँ पर एक आंकड़ा लिखा हुआ है कि 10 से 15% मैरिड कपल इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि अगर 100 लोगों की शादी होती है तो 100 लोगों की जो शादी होती है उसमें से 10 से 15% ऐसे कपल होंगे जो कि इनफर्टिलिटी के शिकार होंगे, और केवल 85 से 90% जो लोग हैं वो सही तरीके से संतान उत्पन्न करने में सफल होंगे, और 10 से 15% लोग इनफर्टाइल होते हैं। अब सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि जिनमें से केवल 1% ही अपना इलाज कराते हैं, यानी कि 100 में से 10 से 15% जो कपल है वो इनफर्टाइल है, और इसमें से केवल 1% ही है जो कि अपना सही से इलाज कराते हैं, मतलब एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर के अपना इलाज कराते हैं। इलाज तो बहुत लोग, सब लोग कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गलत जगह में पहुंच जाते हैं, और जैसे कि जड़ी बूटी के चक्कर में या फिर झाड़ फूक के चक्कर में फंस जाते हैं ताकि जो है उसको बच्चा हो जाएगा, लेकिन लोग परेशान रहता है और उसको संतान होता नहीं है। तो इस चीज़ का अगर इलाज कराया जाए, डॉक्टर के पास
जा करके इलाज कराया जाए तो बिल्कुल इसका इलाज होता है। तो इधर उधर फंसना नहीं चाहिए, झाड़ फूक और जड़ी बूटी के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, डॉक्टर के पास जा करके अपना इलाज कराना चाहिए। चाहे प्रॉब्लम स्त्री में हो, चाहे प्रॉब्लम पुरुष में हो, दोनों को जाकर के, पति पत्नी को दोनों को जाकर के डॉक्टर के पास सलाह लेना चाहिए और अपना उपचार कराना चाहिए, और फिर उसको संतान निश्चित रूप से होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि स्त्री में बंध्यता का क्या क्या कारण हो सकता है और पुरुष में बंध्यता का क्या क्या कारण हो सकता है। जैसे कि हम बोले कि पति पत्नी को यदि संतान नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है कि स्त्री के शरीर में कुछ गड़बड़ी हो सकता है कि पुरुष के शरीर में कुछ गड़बड़ी हो। तो स्त्री में क्या क्या गड़बड़ी हो सकता है, पुरुष में क्या क्या गड़बड़ी हो सकता है, इस चीज को जरा सा देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि ओवरी का अविकसित रह जाना। कोई स्त्री ऐसी होती है जिसमें कि ओवरी छोटा रह जाता है, ओवरी अविकसित रह जाता है, उसमें ओवम का निर्माण नहीं होगा। जब ओवरी अविकसित रह गया तो उसमें ओवम नहीं बनेगा, और जब ओवम नहीं बनेगा तो वह स्त्री अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। इसके बाद है ओवम का न बनना, और मतलब किसी किसी स्त्री में ओवरी विकसित रहेगा, ओवरी बड़ा होगा, लेकिन कि उसके अंदर में ओवम नहीं बनता, ओवम का न बनना। और जब ओवम नहीं बनता है तो हम इस बीमारी को कह देते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि जो ओवरी है उसके अंदर में ओवम बनता है, लेकिन वह ओवम फॉलिकिल के अंदर रहता है। ये जो फॉलिकिल है ये भी कई प्रकार का होता है। जो सबसे विकसित फॉलिकिल है हम उसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकिल। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि जब ग्राफियन फॉलिकिल बनता है तो ग्राफियन फॉलिकिल टूटता है। ग्राफियन फॉलिकिल के टूटने से एक ओवम वहां से बाहर निकलेगा और ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में जाता है, फिर आगे फर्टिलाइजेशन होता है, फिर बच्चा भी होता है। लेकिन पीसीओडी वाले कंडीशन में क्या होगा कि ग्राफियन फॉलिकिल तो बना, लेकिन ग्राफियन फॉलिकिल टूटता नहीं है। ग्राफियन फॉलिकिल टूटता नहीं है, वह उसी तरह से रह जाएगा। ग्राफियन फॉलिकिल बड़ा हो गया, उसके अंदर कुछ वाटरी फ्लूइड कुछ भर जाता है, वह और ज्यादा फूल जाएगा, लेकिन ग्राफियन फॉलिकिल टूटता नहीं है। जब ग्राफियन फॉलिकिल टूटेगा नहीं तो ओवम का ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो उसको बच्चा नहीं होगा। तो हम इसी बीमारी को कह देते हैं पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। तो ओवम का नहीं बनना, इस वजह से बच्चा नहीं होगा। इसके बाद है फैलोपियन ट्यूब में गड़बड़ी का होना। फैलोपियन ट्यूब में जो गड़बड़ी होता है उसको हम बोलते हैं पीआईडी, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। किसी किसी फीमेल में क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वह ज़्यादा ही मुड़ जाता है। जैसे कि थोड़ा सा फिगर बना करके दिखाएं। जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिंपल सा फिगर हम बनाते हैं, और एक तरफ चलो हम नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब बना रहे हैं और एक तरफ का फैलोपियन ट्यूब को हम इस तरह से मोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब इस तरह से मुड़ा हुआ है। अगर दोनों साइड का फैलोपियन ट्यूब इतना इस तरह से मुड़ जाएगा तो फिर इसमें सही से ओवम पास नहीं करेगा, सही से स्पर्म पास नहीं करेगा और फर्टिलाइजेशन होने में यहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो जब दोनों साइड का फैलोपियन ट्यूब मुड़ा हुआ रहता है तो हम इस बीमारी को कह देते हैं पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, और ऐसा होने पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। यानी कि फैलोपियन ट्यूब में गड़बड़ी अगर होगा तो भी उस स्त्री को संतान नहीं होगा। इसके बाद है यूट्रस में गड़बड़ी का होना, यानी कि इम्प्लांटेशन ना होना। ये जो यूट्रस है तो इसका जो इंटरनल वाल इंडोमेट्रियम है, उस इंडोमेट्रियम में कुछ ऐसा गड़बड़ी हो जाता है जिसके वजह से उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है। हम लोग इम्प्लांटेशन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से इम्ब्रायो बनेगा, वह इम्ब्रायो आ करके चिपक जाता है इंडोमेट्रियम से। जब इम्ब्रायो इंडोमेट्रियम से चिपकेगा तो हम इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। लेकिन कि किसी किसी स्त्री में यूट्रस में कुछ गड़बड़ी रहता है, इंडोमेट्रियम में कुछ गड़बड़ी रहता है, और इस कारण से वह इंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन कर नहीं पाएगा, जिसके कारण उस स्त्री में बच्चा नहीं होता है। तो हम लोग स्त्री में देख लिए क्या क्या गड़बड़ी हो सकता है। ओवरी का अविकसित रह जाना, ओवम का न बनना, फैलोपियन ट्यूब में गड़बड़ी का होना, या फिर यूट्रस में कोई गड़बड़ी का होना। अब देखते हैं कि पुरुष में बंध्यता का क्या क्या कारण है। पहला है
टेस्टिस का अविकसित रह जाना, हो सकता है कि टेस्टिस अविकसित हो, दो टेस्टिस का साइज छोटा है और टेस्टिस अगर अविकसित है तो उसमें स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, तो उस पुरुष की वाइफ को संतान नहीं हो पाएगा। इसके बाद है टेस्टिस का एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रह जाना। जो टेस्टिस है वह रहता है कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में। जैसे कि दोनों जांघ के बीच में एक स्क्रोटम नाम का थैली है जिसमें कि 2 पीस टेस्टिस रहता है। लेकिन गर्भावस्था के टाइम में जब गेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है, जो मेल फीटस है, मेल फीटस यानी कि कोई लड़का अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, अपनी माँ के यूट्रस के अंदर है, तो उस समय जो मेल फीटस होता है उसमें ये टेस्टिस कहाँ होता है? तो उसमें ये टेस्टिस रहता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पेट के अंदर। दोनों टेस्टिस रहेगा कहाँ? पेट के अंदर। लेकिन जब बच्चे के जन्म का टाइम आता है, जो गेस्टेशन पीरियड लगभग जब 7वां महीना चल रहा होता है, तो गेस्टेशन पीरियड के 7वें महीने में ये दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से धीरे धीरे खिसक करके आ जाएगा कहाँ? स्क्रोटम में। और ये दोनों टेस्टिस आ गया स्क्रोटम में। स्क्रोटम में आने के बाद क्या होता है? फिर बच्चे का जैसे जन्म हो गया, तो जन्म के टाइम में फिर ये जो स्क्रोटम है, इस स्क्रोटम में दोनों टेस्टिस आ चुका है। तो टेस्टिस पेट के अंदर ना होकर के पेट से बाहर स्क्रोटम में आ गया। और इससे फायदा ये होता है कि ये जो स्क्रोटम है ये टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में मदद करता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो स्क्रोटम है इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है और इसी टेम्परेचर पर स्पर्म का निर्माण सही से हो सकता है। अब किसी पुरुष में क्या होता है कि बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन कि उसका जो दोनों टेस्टिस है वह एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट के अंदर रह जाता है, वो स्क्रोटम में आया ही नहीं। बच्चा का जन्म हो गया लेकिन दोनों टेस्टिस पेट के अंदर ही रह गया, स्क्रोटम पूरा खाली रहता है। तो ऐसे कंडीशन में जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इस टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता है। तो एक ये भी कारण है। इसके बाद है स्पर्म का निर्माण न होना। किसी पुरुष में क्या होता है कि टेस्टिस तो बन गया लेकिन उसमें स्पर्म नहीं बनता है। जब स्पर्म नहीं बनता है तो इस बीमारी को हम कह देते हैं एजूस्पर्मिया। जब स्पर्म नहीं बनेगा तो हम इस बीमारी को बोलेंगे एजूस्पर्मिया। अब स्पर्म नहीं बनने का क्या क्या कारण हो सकता है? तो मुख्य रूप से 2 कारण हो सकता है। हो सकता है कि टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पा रहा हो। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि टेस्टिस में कभी जोर से चोट लग गया हो। कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस में अगर जोर से चोट लग जाता है तो स्पर्म का निर्माण होना बंद हो जाता है। तो स्पर्म का निर्माण ना होना, इस बीमारी को बोल देंगे एजूस्पर्मिया। इसके बाद सीमेन में स्पर्म की संख्या कम होना। सीमेन हम लोग पढ़े हैं कि स्पर्म के साथ जब सेमेनल प्लाज्मा मिक्स हो जाता है तो दोनों के मिश्रण को कह देते हैं सीमेन। तो किसी पुरुष में क्या है कि सीमेन तो बनेगा लेकिन सीमेन में स्पर्म का संख्या कम रहता है। और जब स्पर्म का संख्या कम रहता है तो वो कम स्पर्म फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं ले सकता है, तो इस कारण से उसकी वाइफ को संतान नहीं होगा। या फिर स्पर्म का इनएक्टिव होना। इनएक्टिव यानी कि अक्रियाशील। इनएक्टिव यानी कि अक्रियाशील। स्पर्म जो है, स्पर्म में क्या, जैसे कि ये एक स्पर्म है, स्पर्म के अगले पार्ट पर एक नुकीला स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम, इस एक्रोसोम से कुछ एंजाइम निकलता है और इसी एंजाइम की सहायता से यह स्पर्म ओवम के बाहरी 2 आवरण कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को तोड़ेगा, तब जाकर के स्पर्म ओवम के अंदर में प्रवेश करेगा।
लेकिन कभी कभी किसी किसी पुरुष में क्या होता है कि स्पर्म के एक्रोसोम से एंजाइम का सिक्रीशन सही से नहीं हो सकेगा, जिसके कारण यह स्पर्म बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, यह फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं ले सकेगा, और जब फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेगा तो उसकी वाइफ को संतान नहीं हो पाएगा। तो स्पर्म का इनएक्टिव होना यानी कि अक्रियाशील टाइप का हो जाना, या फिर हो सकता है कि स्पर्म का जो पूंछ है वो सही से विकसित नहीं हुआ, इसका टेल सही से विकसित नहीं हुआ, टेल छोटा रह गया या फिर टेल हुआ ही नहीं, तो ये सही से मूव नहीं कर सकेगा, और जब सही से मूव नहीं कर सकेगा तो फिर ओवम के पास सही समय पर ये पहुंच ही नहीं सकेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसके बाद एक रीजन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है पेनिस का इरेक्ट ना होना, यानी पेनिस का सीधा ना होना। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि पेनिस छोटा रहता है, पतला रहता है, झुका हुआ टाइप का रहता है, लेकिन जब सेक्सुअल एक्टिविटी जब संपन्न होता है तो उस टाइम में पेनिस के अंदर का जो टिश्यू है उसमें ब्लड भर जाता है, जिसके कारण पेनिस थोड़ा लंबा और सीधा हो जाता है, और यही रूप जो है पेनिस का ये फीमेल की वजीना में प्रवेश करेगा, वहाँ पर जाकर के सीमेन डिस्चार्ज होगा, जिसको हम इनसेमिनेशन कहते हैं। तो इनसेमिनेशन होने के बाद फिर स्पर्म धीरे धीरे आगे बढ़ेगा फेलोपियन ट्यूब तक, और जाकर के फिर ओवम के साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा। लेकिन किसी किसी पुरुष में क्या होता है कि पेनिस उसका इरेक्ट ही नहीं हो सकता है, उसके अंदर ब्लड भर ही नहीं सकता है, तो उसके टिश्यू में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर पेनिस के अंदर जो कुछ नस है, जो ब्लड वेसल्स है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और इस वजह से उसका पेनिस इरेक्ट यानी कि सीधा नहीं हो सकेगा, जिसके कारण पेनिस सही तरीके से फीमेल के वजीना में प्रवेश नहीं करेगा और इनसेमिनेशन ठीक तरीके से नहीं होगा, जिसके कारण ऐसे पुरुष की वाइफ को संतान नहीं हो सकता है। तो पुरुष में क्या क्या गड़बड़ी हो सकता है? टेस्टिस का अविकसित रह जाना, टेस्टिस का एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रह जाना, स्पर्म का निर्माण न होना, जिसको एजूस्पर्मिया बोलेंगे, सीमेन में स्पर्म की संख्या कम होना, स्पर्म का इनएक्टिव होना, फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि पेनिस का इरेक्ट न होना। तो ये सभी रीजन है स्त्री में बंध्यता का और पुरुष में भी बंध्यता का। तो हम समझ गए कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि चाहते हुए भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और वो अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक टेक्निक होता है, एक विधि है, जिसको हम कहते हैं ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये वह तकनीक है जिसका उपयोग करके बंध्य दंपति को भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ है वह तकनीक जिसके द्वारा बंध्य दंपति इनफर्टाइल कपल को संतान उत्पन्न करने में मदद मिलती है, उसे ART कहते हैं। आर्ट का पूरा नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस इमेज में हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से इनसेमिनेशन कराया जा रहा है। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बताए कि कुछ पुरुष में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का परेशानी रहता है, कुछ पुरुष का पेनिस सही से इरेक्ट नहीं हो सकता है, वह सही से कॉपुलेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकेगा और उसमें इनसेमिनेशन सही से नहीं हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर ने कहा पुरुष को कि आप अपना सीमेन निकाल करके दीजिए। तो पुरुष ने क्या किया, अपना सीमेन निकाल करके डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर ने एक पतले से इंजेक्शन में सीमेन को भर लिया और उस जो स्त्री है, जो पुरुष की वाइफ है, उसमें इस इंजेक्शन के माध्यम से सीमेन को डाला जा रहा है यूट्रस के अंदर। सीमेन को वजीना के टॉप पर भी छोड़ा जा सकता है या फिर और अंदर तक यूट्रस के अंदर भी छोड़ा जा सकता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से जो इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा था, तो अब इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल तरीके से किया जा रहा है, इस इंजेक्शन के माध्यम से किया जा रहा है। तो फिर इस फीमेल में गर्भधारण हो जाएगा और इसको बच्चा हो जाएगा। इस पर हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। ये जो आर्ट टेक्नोलॉजी है, यह हम लोग बहुत सारे बातों को पढ़ने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है। तो अभी से जो आगे वीडियो चलेगा बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा। ध्यान इधर उधर अगर भटक गया तो फिर ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा।
तो इतना समझ में आया ना कि वह तकनीक जिसके द्वारा वन्य दंपति को भी संतान की प्राप्ति हो सकती है, हम ऐसे तकनीक, ऐसी विधि को कहेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें कई प्रोसेस है, कई मेथड है, और ART यानी आर्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कई टर्म को समझेंगे, कई वर्ड के मीनिंग को समझेंगे, और ये जितना भी वर्ड है यहाँ तो 1 से लेकर के 5 तक है अभी, और है टोटल हम लोग 9 वर्ड पढ़ने वाले हैं। और ये सभी टेक्निक जो है निसंतान दंपति को संतान उत्पन्न करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको समझना है, 1 नंबर में देख रहे हैं IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके बाद है ET एम्ब्रायो ट्रांसफर, फिर है ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, फिर है IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, फिर है इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। हर वर्ड के मीनिंग को हम लोग ठीक तरह से समझेंगे और बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। मान लिया जाए कि एक मेल है, ध्यान से समझना है, और एक फीमेल है, और ये दोनों पति पत्नी हैं, इसको संतान हो नहीं पा रहा है। दोनों पहुंचे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जांचा परखा तो डॉक्टर को ऐसा लगा कि ये जो फीमेल है इसके फेलोपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ी है, इस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ी है, और इस कारण से इसके फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, फेलोपियन ट्यूब मुड़ा हुआ है, और इस कारण से फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि फर्टिलाइजेशन तो शरीर में हो नहीं पा रहा है, तो फिर शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा। शरीर के बाहर कैसे फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा? तो डॉक्टर ने कहा मेल को कि आप अपना सीमेन निकाल कर हमको दीजिए। तो इस मेल ने क्या किया, अपना सीमेन निकाला और डॉक्टर को दे दिया। तो एक इस तरह का परख नली है और इसमें सीमेन निकाला गया। सीमेन में क्या होगा, स्पर्म होगा, सीमेन में स्पर्म होगा। डॉक्टर को निकाल करके दे दिया। और डॉक्टर ने क्या किया, इस फीमेल की ओवरी से ओवम निकाल लिया। फीमेल की ओवरी, इसका ओवरी ठीक था और ओवरी में बिल्कुल ओवम बन रहा था, तो फीमेल के ओवरी से ओवम को निकाला गया। अब बात है कि ओवरी से ओवम कैसे निकाला जाएगा? ओवम तो अपने आप नहीं निकलता है, या फीमेल चाह करके ओवम को बाहर नहीं निकाल सकती है। मेल तो अपने सीमेन को निकाल सकता है, लेकिन फीमेल अपने ओवम को निकाल नहीं सकती है। तो फिर डॉक्टर कुछ टेक्निक का यूज करेगा और फीमेल की ओवरी से ओवम को निकाल लेगा। कैसे निकाल लेगा, जरा से इसको हम लोग देख लेते हैं। किस तरह से निकाला जाएगा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वजीना है, ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये 2 पीस ओवरी है। इस ओवरी के अंदर में क्या होगा, ओवम होगा। तो डॉक्टर ने क्या किया, कुछ इंजेक्शन दिया फीमेल को, ताकि इसके ओवरी में एक से ज़्यादा ओवम बन सके, एक से ज़्यादा ओवम मैच्योर हो सके। तो इस तरह का इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद देखा गया कि जब ओव्यूलेशन का टाइम आएगा, ओव्यूलेशन का जब समय रहेगा, जब ओवम बिल्कुल मैच्योर होने के कंडीशन में रहेगा, उसी समय डॉक्टर ने क्या किया, एक पतला सा पाइप फीमेल के वजीना में डाला। एक पतला सा पाइप फीमेल के वजीना में डाला और वजीना के इस दीवार को भेदते हुए पहुंचा दिया फीमेल के ओवरी तक। यानी कि एक पतला सा पाइप फीमेल के वजीना में डाला और वजीना के दीवार में भेदते हुए उसको पहुंचा दिया कहां तक, ओवरी तक। इस ओवरी में एक से ज़्यादा ओवम बन चुका है, क्योंकि उस तरह का हार्मोन का इंजेक्शन फीमेल को पहले ही दे दिया गया था। और फिर यहाँ से ओवरी के कंटेंट को थोड़ा सा खींच लिया गया। तो जब ओवरी के कंटेंट को ऐसे यहाँ से खींच लिया गया, तो ओवरी का कुछ कुछ मटेरियल खींचा करके बाहर आ गया। तो उसी कंटेंट में क्या होगा, ओवम होगा। ओवम एक से ज़्यादा हो सकता है,
एक से ज़्यादा ओवम का यहाँ पर यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई ओवम आगे का जो प्रोसेस है उस दौरान नष्ट हो जाएगा। तो जब एक से ज़्यादा रहेगा तो फिर कुछ तो सुरक्षित बचेगा, उसका यूज किया जा सकता है। और अगर एक ओवम रहेगा तो वो अगर नष्ट हो गया फिर बच्चा कहाँ से होगा। इसलिए एक से ज़्यादा ओवम को तैयार किया जाता है। ओवरी के कंटेंट को इस तरह से खींच लिया गया, उसमें एक से ज़्यादा ओवम आया और उस ओवम को, ये जो ओवम है, ये जो ओवम आया इसमें, इसका ओवम जो निकाला गया, इसके ओवम को एक पेट्री डिश, एक थाली है कांच का बना हुआ, एक पेट्री डिश में एक लिक्विड है और यहीं पर ओवम को डाला गया, यहीं पर ओवम को इस तरह से डाला गया। ये है ओवम। तो ढेर सारा ओवम रहेगा, बहुत सारा ओवम रहेगा और एक पेट्री डिश है यानी कि कांच का थाली है और इसमें कुछ ऐसा लिक्विड है जो कि यहाँ पर एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जैसा वातावरण फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में रहता है। तो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब का जो वातावरण है उसी तरह का वातावरण इस बर्तन में उत्पन्न किया गया और यहाँ पर उस फीमेल के ओवम को डाला गया। और ये जो स्पर्म है, अब स्पर्म को क्या करेगा, डॉक्टर ने क्या किया, ये जहाँ जो स्पर्म है उस स्पर्म को भी डाल दिया इसी पेट्री डिश में। तो यहाँ पर बहुत सारा स्पर्म आएगा, बहुत सारा स्पर्म आया। तो अब क्या होगा, उसमें से जो एक ओवम है, एक ओवम में एक ही स्पर्म प्रवेश कर सकता है। तो स्पर्म धीरे धीरे इस ओवम के अंदर चला जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है कहाँ पर, फीमेल बॉडी के बाहर प्रयोगशाला में हो रहा है। और जब प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो हम इस तरह के फर्टिलाइजेशन को कह देते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है शरीर के बाहर प्रयोगशाला में, इन विट्रो का मतलब होता है शरीर के बाहर प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है। तो हम इस टेक्निक को बोल दिए IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब हम बोले कि जब मेल्स के स्पर्म को लिया गया, फीमेल बॉडी से ओवम को निकाल लिया गया और प्रयोगशाला में स्पर्म ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन कराया गया, तो शरीर के बाहर प्रयोगशाला में होने वाले इस फर्टिलाइजेशन को हम कहेंगे IVF, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो हो गया, जायगोट बन गया। जब जायगोट बनेगा तो धीरे धीरे यहाँ पर एम्ब्रायो भी बनेगा। जायगोट बनेगा तो धीरे धीरे जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। जायगोट विकसित होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा। अब इस एम्ब्रायो को, ये जो एम्ब्रायो है इसको फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा, इस एम्ब्रायो को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर भी किया जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम एक फिगर बना रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एक चलो सिंपल सा एक फिगर हम बना रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये फिगर है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है, थोड़ा ध्यान से समझना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये फिगर है, फिर हम इसको सेट कर देंगे, फिर रहने देते हैं इतना पर ही। अब ध्यान देना कि होता क्या है। ये जो एम्ब्रायो बना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किया गया यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया गया, एम्ब्रायो बन चुका है। तो अब एम्ब्रायो को उस फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसको कि बच्चा नहीं हो रहा है। जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसके शरीर में इस एम्ब्रायो को ट्रांसफर किया जाएगा। तो जब इस एम्ब्रायो को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा तो इसको हम कहते हैं ET, एम्ब्रायो ट्रांसफर। हम इस घटना को बोलेंगे ET, एम्ब्रायो ट्रांसफर। यहाँ लिखा हुआ है ना ET, एम्ब्रायो ट्रांसफर, यानी कि जो एम्ब्रायो प्रयोगशाला में बना है अब उस एम्ब्रायो को पहुंचा दिया जाएगा उस फीमेल के यूट्रस के अंदर, यानी फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा। तो हम इस टेक्निक को कह देते हैं ET, एम्ब्रायो ट्रांसफर। ये जो एम्ब्रायो ट्रांसफर है ये भी दो तरीके से हो सकता है। यदि एम्ब्रायो 8 सेल्स स्टेज तक का है, यदि एम्ब्रायो में 8 कोशिका है, 8 सेल्स तक का एम्ब्रायो है, तो उस एम्ब्रायो को डाल दिया जाएगा फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में।
उस इम्ब्रायो को डाल दिया जाएगा कहाँ, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में। यानी कि इम्ब्रायो को फिर एक पतले से पाइप में भरा जाएगा और पतले से पाइप में भर करके पाइप को धंसा दिया जाएगा कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में धंसा करके यहाँ पर इस इम्ब्रायो को यहाँ पर इस तरह से छोड़ दिया गया। इम्ब्रायो पहुँच गया कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में। ये कब किया जाएगा, जब इम्ब्रायो में 8 सेल तक हो, 8 सेल तक अगर रहेगा तो उसको पहुंचा दिया गया फेलोपियन ट्यूब में, और हम इसी को कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं ZIFT। इसी घटना को हम कह देंगे ZIFT, यानी कि जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसको हम बोल दिए ZIFT, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये ZIFT, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और यदि 8 से ज़्यादा सेल हो चुका है, क्या हो गया, और यदि 8 से ज़्यादा सेल हो चुका है, अगर 8 से ज़्यादा सेल हो चुका है, अगर 8 से ज़्यादा सेल हो चुका है, ठीक है, समझना है, आफ्टर 8 सेल्स स्टेज, 8 से ज़्यादा सेल यदि हो चुका है, और मैक्सिमम कितना तक, तो मैक्सिमम 32 सेल्स तक, अधिक से अधिक 8 से ज़्यादा सेल होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना, 32 सेल्स होना चाहिए। और ऐसे इम्ब्रायो को अगर ट्रांसफ़र करना है तो ऐसे इम्ब्रायो को ट्रांसफ़र किया जाएगा फीमेल के यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया गया। तो हम इसको कह देते हैं, इसको कह देते हैं IUT, इसको बोल देंगे IUT, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। IUT का मतलब हो गया इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो इम्ब्रायो को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करने का 2 तरीका है। एक तो है ZIFT, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, दूसरा है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। यदि इम्ब्रायो 8 सेल्स स्टेज तक में है तो उस इम्ब्रायो को फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा, इसको बोल दिए ZIFT। और यदि इम्ब्रायो 8 सेल से ज़्यादा सेल वाला हो चुका है, मैक्सिमम 32 सेल्स तक का है, तो फिर उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको फीमेल के डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और फिर हम इस घटना को बोल देंगे IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो ऐसा करने से अब क्या होगा, धीरे धीरे अगर यहाँ पर जब डाला गया है फेलोपियन ट्यूब में, धीरे धीरे खिसक करके वो तो यूट्रस में आएगा ही, या फिर अगर डायरेक्ट यूट्रस में ही डाला गया तो फिर धीरे धीरे यहाँ पर हो जाएगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद 9 महीना तक इस बच्चे का डेवलपमेंट होगा। 9 महीना तक नॉर्मल तरीके से, जो कि हमेशा होता है, बच्चे का वृद्धि विकास यहाँ संपन्न होगा। 9 महीना के बाद फिर इस बच्चे का जन्म होगा। तो जब बच्चे का जन्म होगा तो जन्म लेने वाले इस बच्चे को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसे बच्चे को कह देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का ये मतलब नहीं होता है कि पूरा का पूरा बच्चा प्रयोगशाला में ही तैयार किया गया, ऐसा मतलब नहीं है, या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चे को तैयार किया गया, ऐसी बात नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन कराया गया था प्रयोगशाला में, बनने वाले जायगोट इम्ब्रायो को फिर डाल दिया गया फीमेल के बॉडी में, और बच्चे का डेवलपमेंट माँ के शरीर के अंदर ही होता है। 9 महीने के बाद जब बच्चे का जन्म होगा, इस बच्चा को बोल देंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चा होता है, कोई अलग बच्चा नहीं है, एकदम सामान्य बच्चा है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जो नॉर्मल बच्चा होता है उसका फर्टिलाइजेशन हुआ था बॉडी के अंदर फेलोपियन ट्यूब में, और ये जो बच्चा है इसके लिए फर्टिलाइजेशन कहाँ कराया गया था, प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन हुआ। तो जब भी बाहर में फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जो बच्चा जन्म लेगा वह बच्चा कहलाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके फेलोपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ी था और उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, तो उस कंडीशन में इस टेक्निक का यूज करके उसको संतान प्राप्त हो सकता है। तो हम लोग यहाँ कौन कौन सा पॉइंट समझ गए, समझ गए? उम्मीद है कि दिखाई पड़ रहा होगा। छोटा कर दें क्या? थोड़ा सा छोटा कर ही देते हैं इसको, 1 मिनट रुकना है,
थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हो जा छोटा। ठीक है। अब तो हम लोग IVF समझ गए, ET यानी एम्ब्रायो ट्रांसफर देख लिए, ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर भी देख लिए, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर भी देख लिए। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब शरीर के बाहर होने वाला फर्टिलाइजेशन। ET यानी कि एम्ब्रायो ट्रांसफर, एम्ब्रायो को यानी बाहर में जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो एम्ब्रायो बनेगा उसको बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा, उसको बोलेंगे एम्ब्रायो ट्रांसफर। ये दो तरह का हो गया। ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, अगर एम्ब्रायो को 8 सेल स्टेज तक में फेलोपियन ट्यूब में डाला गया तो इसको बोल दिए ET। इसके बाद IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, अगर एम्ब्रायो में 8 सेल से ज़्यादा हो चुका है तो उसको डाल दिया जाएगा फीमेल के यूट्रस में, इसको बोल दिए IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब अगला है इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। एक तो हुआ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक होता है इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? अगर प्राकृतिक वातावरण में फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बोलेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। शरीर के अंदर फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। तो जब शरीर के अंदर में फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा इसको हम बोल देंगे इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। अब बात है कि हम लोग जब आर्ट टेक्निक पढ़ रहे हैं जिसको संतान नहीं हो पा रहा है उसको किस तरह से संतान हो सकता है, तो हम लोग देखें कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखें। अब यहाँ पर इन वाइवो फर्टिलाइजेशन को देने का क्या मतलब है? इन वाइवो फर्टिलाइजेशन का मतलब है शरीर के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, और जब शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके शरीर के अंदर में बच्चा तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा, नॉर्मल तरीके से बच्चा बन ही जाएगा। तो जब नॉर्मल तरीके से बच्चा हो ही जाएगा तो यहाँ पर हम इस टेक्निक को क्यों पढ़ते हैं? यहाँ पर तो हम लोग ऐसे टेक्निक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, उसके लिए कौन कौन सा विधि यूज किया जाएगा कि उसको बच्चा हो जाएगा। लेकिन यहाँ इन वाइवो फर्टिलाइजेशन का मतलब है शरीर के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन। जब शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो बच्चा भी बन ही जाएगा। तो यहाँ पर हम इन वाइवो फर्टिलाइजेशन के बारे में इसलिए पढ़ते हैं, इसको थोड़ा ठीक से समझना है। मान लिया जाए कि कोई एक फीमेल है और इसको बच्चा नहीं हो रहा है, कोई एक ऐसी स्त्री है जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, और कोई एक ऐसी स्त्री है जो कि नॉर्मल है, ये बच्चा उत्पन्न करने में बिल्कुल सक्षम है। तो मान लिया कि मेरे दोनों हाथ को एक अलग स्त्री, इसको एक अलग स्त्री माना जाए, तो ये जो स्त्री है इसको संतान नहीं हो रहा है और इसको संतान हो सकता है। तो अब इसको संतान चाहिए तो ये डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि ये बाहर में फर्टिलाइजेशन कराना पड़ेगा। अब ये स्त्री बोलती है नहीं, हमको ये सब झमेला ठीक नहीं लगता, हमको ये बाहर में फर्टिलाइजेशन हम कराना नहीं चाहते, हमको टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल जो नॉर्मल बच्चा होता है हमको वो बच्चा चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि किसी अलग फीमेल से एम्ब्रायो ले लेते हैं, किसी अलग फीमेल से एम्ब्रायो को ले लिया जाता है। तो फिर क्या किया जाएगा कि इन वाइवो फर्टिलाइजेशन यानी कि एक जो दूसरी स्त्री है इसके शरीर में नॉर्मल तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि एक तो स्त्री है जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, एक स्त्री है जिसको कि जो नॉर्मल है इसको बच्चा हो सकता है। तो इसके शरीर में जब नॉर्मल तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि इन वाइवो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से छोटा सा एम्ब्रायो बनेगा। डॉक्टर ने क्या किया, इसके एम्ब्रायो को निकाल करके, डॉक्टर ने इसके एम्ब्रायो को निकाल करके एम्ब्रायो को ऐसे निकाला और जिस स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा था उसके बॉडी में फिर ट्रांसफर कर दिया। यानी कि एक स्त्री जो नॉर्मल है इसमें इन वाइवो फर्टिलाइजेशन हुआ, शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, डॉक्टर ने फर्टिलाइजेशन के बाद बने हुए एम्ब्रायो को निकाल लिया और निकाल करके जिस स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा था उसके शरीर में ट्रांसफर कर दिया। तो इन वाइवो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट या एम्ब्रायो बनता है, डॉक्टर उसको निकाल करके जो निसंतान स्त्री है उसके शरीर में यदि डाल दे तो फिर ये आर्ट टेक्निक हुआ कि नहीं, इसलिए हम लोग इसको आर्ट टेक्निक में भी पढ़ते हैं। तो हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया।
अब हमारे पास कुछ और भी पॉइंट है। 6 नंबर में है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। इस टेक्निक का यूज तब किया जाता है जब स्पर्म में फर्टिलाइजेशन का क्षमता नहीं रहता है, यानी कि जब स्पर्म में फर्टिलाइजेशन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, जब स्पर्म में फर्टिलाइजेशन का कैपेसिटी नहीं रहेगा तो फिर इस ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इस टेक्निक में करते क्या है, तो ओवम निकाला गया फीमेल बॉडी से, ओवम निकाला गया फीमेल बॉडी से, ओवम निकाला गया और मेल से सीमेन लिया गया, स्पर्म लिया गया, मेल से स्पर्म लिया गया। थोड़ा ध्यान से समझना है, यहाँ मेल से स्पर्म लिया गया, मेल से स्पर्म लिया गया। और एक होता है माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन इतना महीन होता है कि ये दिखता भी नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जैसे ना तो स्पर्म हमको दिखेगा खुले आंख से, ना तो ओवम दिखेगा। और माइक्रो इंजेक्शन भी इतना महीन इंजेक्शन है कि ये भी नग्न आंख से नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। तो ये ओवम है, ये माइक्रो इंजेक्शन है। यहाँ पर माइक्रो इंजेक्शन में एक स्पर्म को भर लिया गया, माइक्रो इंजेक्शन में एक स्पर्म को, यहाँ पर एक स्पर्म को डाल दिया गया और उस स्पर्म को पहुंचा दिया गया कहाँ, ओवम के अंदर। यानी कि इस इंजेक्शन को, माइक्रो इंजेक्शन को धंसाया गया ओवम में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओवम के अंदर इस माइक्रो इंजेक्शन को धंसाया गया और पीछे से दबा दिया जाएगा, तो ये वाला जो स्पर्म है, ये स्पर्म निकल करके यहाँ पहुंच जाएगा। जब स्पर्म ओवम के अंदर आ जाएगा तो फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। और इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन है ये भी IVF ही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही है, शरीर के बाहर कराया जा रहा है फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये स्पर्म ऑटोमेटिक इस ओवम के अंदर प्रवेश नहीं किया, क्योंकि इस स्पर्म में फर्टिलाइजेशन की क्षमता नहीं है। तो इसको माइक्रो इंजेक्शन में भर करके इंजेक्शन को ही धंसा दिया गया ओवम में और फिर इस स्पर्म को छोड़ दिया गया ओवम के अंदर। अब स्पर्म ओवम जुड़ जाएगा, यहाँ जायगोट बन जाएगा, फिर जायगोट से बनेगा एम्ब्रायो और इस एम्ब्रायो को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा। बच्चे का फिर आगे का वृद्धि विकास नॉर्मल तरीके से होगा, फिर बच्चे का जन्म होगा। ये बच्चा भी कहलाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। जब भी फर्टिलाइजेशन बाहर में कराया जाएगा और बनने वाले एम्ब्रायो को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर जब बच्चे का जन्म होगा, ऐसा बच्चा कहलाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये हो गया ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस टेक्निक का यूज कब किया जाएगा, जब स्पर्म में फर्टिलाइजेशन का क्षमता नहीं रहता है। तो हम लोग छठा पॉइंट देख लिए। इसके बाद 7वां पॉइंट है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसका क्या मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? अभी कुछ देर पहले इस तरह का इमेज आया था, अभी फिर से यहाँ पर हम उस तरह के इमेज को सेट कर दिए हैं। थोड़ा समझना है थोड़ा सा यह है क्या। ऐसा करते हैं, इस इमेज को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसी इमेज में हम समझा देते हैं। ठीक है, इसी इमेज में हम समझा देते हैं। चलो समझा जाए ठीक से इसको। अगर मेल में या तो स्पर्म कम बन रहा है, अगर मेल में स्पर्म कम बन रहा है या फिर उसमें मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का परेशानी है, वह इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है, फीमेल बॉडी में अपने सीमेन को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है, या फिर मेल में स्पर्म कम बन रहा है, तो उसकी वाइफ को संतान नहीं हो पाता है। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI करेगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि मेल से सीमेन को लिया जाता है। सीमेन को जब लिया जाएगा
तो सीमेन को एक पतले से पाइप में भर करके सीमेन को आर्टिफिशियल तरीके से या तो वजीना के टॉप तक पहुंचा के छोड़ दिया जाएगा या फिर और अंदर यानी यूट्रस के अंदर तक पहुंचा करके यहाँ यूट्रस में ही छोड़ दिया जाता है। तो हम इस तरह के इंसेमिनेशन को कह देते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर सीमेन का पहुंचना। अगर फीमेल बॉडी के अंदर सीमेन पहुंचेगा इसको बोलेंगे इंसेमिनेशन, और जब इसको आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम तरीके से ऐसा काम किया जाता है तो इसको बोल देते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इस पाइप के अंदर में मेल के सीमेन को भर लिया गया, पाइप को फीमेल के वजीना में डाला गया और या तो वजीना के टॉप पर छोड़ दिया जाएगा सीमेन को या फिर और अंदर तक यानी कि यूट्रस के अंदर पहुंचा करके वहां पर छोड़ दिया गया। तो हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके बाद इसमें फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर बच्चे का जन्म हो जाएगा। अब ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है इसका दो टेक्निक होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का दो टेक्निक है। जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंतर्गत एक पतले पाइप के माध्यम से सीमेन को फीमेल के यूट्रस तक पहुंचा दिया जाए, फीमेल के यूट्रस तक, देखिए यहाँ की फीमेल के यूट्रस तक इस स्पर्म को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। स्पर्म को मतलब बहुत सारा स्पर्म रहेगा, सीमेन रहेगा, उसको यूट्रस में पहुंचा दिया जाएगा। तो जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंतर्गत सीमेन को यूट्रस तक पहुंचाया जाता है तो हम इसको कहते हैं IUT यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। IUT इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ये जो IUT है ये AI का ही एक प्रकार है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है कि एक पतले पाइप के माध्यम से सीमेन को या तो वजीना के टॉप पर छोड़ा जाए या फिर यूट्रस के अंदर छोड़ा जाए। तो जब यूट्रस के अंदर छोड़ा जाएगा तो हम इसको बोल देंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन IUI, और जब वजीना के टॉप पर छोड़ दिया जाएगा तो इसको बोलेंगे इंट्रा वजाइनल इंसेमिनेशन। तो अगर वजीना के टॉप पर छोड़ा जाएगा सीमेन को तो इसको बोलेंगे इंट्रा वजाइनल इंसेमिनेशन, और यदि यूट्रस के अंदर छोड़ दिया जाएगा तो इसको बोलेंगे IUI यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ये 7 नंबर और 8 नंबर पॉइंट क्लियर हुआ। अब लास्ट में है 9 नंबर GIFT। एक हम लोग पढ़े थे ZIFT, ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये है GIFT यानी कि गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, अब कोई फीमेल है जिसको बच्चा नहीं हो रहा है और वो डॉक्टर को कहती है कि ना तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे और ना ही हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराएंगे, हमको टेस्ट ट्यूब बेबी भी नहीं चाहिए, हमको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी नहीं कराना है। तो फिर डॉक्टर बोलेगा कि ऐसा कीजिए कि आप गिफ्ट के रूप में किसी और फीमेल से ओवम मांग लीजिए। गिफ्ट के जैसे हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं ना, तो कोई अलग फीमेल होगी जो कि एक निसंतान स्त्री को अपना ओवम गिफ्ट के रूप में दे देगी। तो डॉक्टर ने क्या किया, कोई एक ऐसी महिला, कोई ऐसी स्त्री जो कि बिल्कुल स्वस्थ है और उसके शरीर में ओवम बन रहा था, और जो निसंतान स्त्री है इसके शरीर में ओवम नहीं बन रहा था, तो एक दूसरी स्त्री के शरीर से ओवम को निकाला और इस स्त्री के शरीर फैलोपियन ट्यूब में ओवम को डाल दिया। तो जब एक स्त्री के, एक स्वस्थ स्त्री के ओवम को निकाल करके एक निसंतान स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है तो हम इसको कह देते हैं GIFT यानी कि गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और उसके बाद उस स्त्री में जब उसके हस्बैंड के साथ में फिर कॉपुलेशन होगा तो फिर उसका स्पर्म पहुंचेगा, और चूंकि वहां पर ओवम बाहर से डाल दिया गया था तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।
उस निसंतान स्त्री को फिर संतान प्राप्त हो जाएगा। तो जब किसी स्वस्थ स्त्री के शरीर से ओवम को निकाल करके किसी निसंतान स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है तो हम इस टेक्निक को कह देते हैं GIFT यानी कि गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो एक हम लोग पढ़े थे ZIFT जिसको जिफ्ट बोल सकते हैं, और ये हो गया GIFT जिसको हम गिफ्ट कह सकते हैं। तो जिफ्ट और गिफ्ट में अंतर होता है। तो जिफ्ट का मतलब है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि बाहर में फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, इम्ब्रायो बना, 8 सेल्स स्टेज तक उस इम्ब्रायो को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया, इसको बोल देंगे जिफ्ट ZIFT। और यदि किसी स्वस्थ फीमेल बॉडी से ओवम को निकाल करके निसंतान फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाला जाएगा तो इसको बोलेंगे गिफ्ट यानी GIFT। तो ये 9 नंबर भी क्लियर हो गया। ये जो सारा आर्ट का टेक्निक है बहुत ज़्यादा महंगा होता है। जिसको संतान नहीं हो पा रहा है वह अगर इस टेक्निक का यूज करके संतान प्राप्त करना चाहे तो 5-7 लाख रुपया से कम का खर्च नहीं होता है। तो इतना खर्च कर पाना एक नॉर्मल फैमिली वाले के लिए आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा महंगा विधि है। लेकिन कि संतान तो सबको चाहिए ना। अगर किसी निसंतान दंपति को संतान चाहिए और वह इस आर्ट टेक्निक का यूज कर पाने में सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो उसके लिए एक सबसे आसान तरीका ये होता है कि हमारे देश में कई अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता से वो जो है बच्चा किसी रीजन से दूर है। तो अनाथ बच्चे को भी गोद लेने का सिस्टम है, अनाथ बच्चे को भी अपनाने का सिस्टम है। कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी भी अनाथ बच्चे को गोद लिया जा सकता है। तो जिसको संतान नहीं हो रहा है वह किसी अनाथ बच्चे को गोद ले ले और उसको बचपन से ही पालेगा तो वो अपना बच्चा के जैसा ही हो जाएगा, है कि नहीं। जिसको अपना बच्चा हो नहीं रहा है और उसको संतान चाहिए तो कई अनाथ बच्चा है जिसको गोद लेकर के भी अपने बच्चे का पूर्ति किया जा सकता है। ये सबसे आसान तरीका है और ये काफ़ी बेहतर तरीका है। तो लोगों को इस ओर कदम उठाना चाहिए। जिसको बच्चा नहीं हो रहा है तो उतना झमेला वाला जो टेक्निक है उतना पैसा खर्चा होना और कोई गारंटी भी नहीं है। आर्ट टेक्निक में इस बात की गारंटी नहीं होती है कि उतना पैसा खर्चा करने के बाद बच्चा हो ही जाएगा। प्रयास किया जाता है, सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि उस खर्च के झमेले से, उस परेशानी के झमेले से बचते हैं और जो अनाथ बच्चा है उसको भी गोद लेने का प्रयास करना चाहिए। तो हमको लगता है कि आज का ये टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। तो आपको बता दें कि अगर नोट्स चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आनंद कुमार बायो मेरा यूज़र नेम है और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ये जो आर्ट टेक्निक पढ़ा है, इस आर्ट टेक्निक का पूरा नोट्स अभी स्क्रीन पर आने वाला है। अभी हम जैसे हटेंगे आर्ट टेक्निक का पूरा हिंदी में नोट्स लिखा हुआ पूरा भी सामने आएगा, उसका भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना पड़ेगा। और अभी हम सारे पेज का स्क्रीनशॉट क्लिक करवा देते हैं एक तरफ से, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट क्लिक करिए, हम हट जाते हैं, यहाँ से क्लिक करिए, फिर इस पेज का भी, इस पेज का भी, इसका भी, इसका भी क्लिक करना है, इसका भी क्लिक करना है। शायद ये छोटा पड़ रहा है क्या, नहीं ठीक है, ठीक है। फिर इसका भी, इसका क्लिक कर भी सकते हैं। तो ठीक है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले एक क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी और सरोगेट मदर के बारे में पढ़ेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी का थोड़ा सा चर्चा भी किए, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी को हम लोग अगले क्लास में बेहतर तरीके से जानेंगे। और हमारा अगला जो क्लास होगा वो लास्ट क्लास होगा। इसके बाद अगर बोलिएगा तो ऑब्जेक्टिव कराएंगे, नहीं तो फिर अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।